हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कवर करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंपोनेंट्स। और सेकेंड पार्ट कवर करेगा ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, spatial pattern of population, impact of population change, demographic transition, population control measures. पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है। जब आदमी ह्यूमन बींग्स या पीपल्स किसी भी एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में रहते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर पे हम लोग रहते हैं, डिफरेंट पीपल्स आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। तो सारे आदमियों को हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है और उसके आदमियों को हम लोग कहेंगे पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, मे बी पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है, पीपल ऑफ चाइना। इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पीपल हैं, वो सबसे बड़ा उस कंट्री का वेल्थ माना जाता है। किस लिए माना जाता है? क्योंकि यही ह्यूमन पॉपुलेशन उस कंट्री के रिसोर्सेस को यूज करेगा, ठीक है, वही डेवलप्ड करेगा। अगर ह्यूमन बींग नहीं रहेगा तो रिसोर्सेस को कौन यूज करेगा? ह्यूमन बींग्स अपना दिमाग लगा के उस रिसोर्सेस को डेवलप करते हैं और अलग अलग कामों में यूज करते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जापान का हालत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत खराब था। उनसे छोटा कंट्री है, ना ही उनके पास अच्छा रिसोर्सेस वगैरह है। वो दूसरे कंट्रियों से रिसोर्सेस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पॉपुलेशन के वजह से, उनका डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वही रिसोर्सेज को वो डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। और अभी देखिए वो डेवलप कंट्रियों में से एक माना जाता है। तो ये पॉसिबल किसके वजह से हुआ? उनके पॉपुलेशन के वजह से, उनके पीपल के वजह से हुआ, ठीक है। अब वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर देखेंगे, स्पेशली एक्चुअली इन 1999, ठीक है, 6 बिलियन पॉपुलेशन था, जो 12 साल के अंदर पे वो 7 बिलियन हो गया। और रिसेंट डाटा के अनुसार 2019 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.7 बिलियन है, ठीक है। ये जो पूरा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। कहीं पे वो ज़्यादा है, कहीं पे वो कम है। इसका मतलब दे वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड टू नो हाउ मच पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना बर्थ रेट हो रहा है, कितना बर्थ हो रहा है, कितने मर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? गवर्नमेंट इसी के अनुसार अलग अलग तरह का प्लान बनाता है, अलग अलग तरह का पॉलिसी बनाते हैं। उनको पता है कि कौन से जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कंपेयर करेंगे उधर के अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो वो दूसरे सरप्लस जगह के रिसोर्सेज को लेके इस जगह पे भेजेंगे, ठीक है। सपोज ज़्यादा डेथ रेट हो रहा है तो गवर्नमेंट को पता है कि भैया इधर ज़्यादा डेथ रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह कम हो सकता है और वो उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जॉर्ज बी क्रिसे ने अपने बुक में एशियाज लैंड एंड पीपल में ये लिखा है एशियन पॉपुलेशन के बारे में, एशियाज हैज मैनी प्लेसेस वे पीपल आर फ्यू। बहुत जगह है जहाँ पर आदमी कम रहते हैं, ठीक है, बट बहुत कम छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ को अपने रिसर्च में फाइंड आउट करके बताया है। देखिए हम इसको रियल में देखते हैं। मैप को देखिए कि एशिया का मैप है ये, चाइना को देखिए, इंडिया को देखिए, इस पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आप वेस्ट एशिया को देखिए या साउथ एशिया में देखिए, इसका पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ठीक है। इस तरह के से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो डाउट एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, वर्ल्ड का 61% पॉपुलेशन एशिया में पाया जाता है, लेकिन यही पॉपुलेशन हर जगह पे एक समान से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे वो कम है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक जगह का पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, मतलब उसके ह्यूमन
बींग्स के बारे में पता चलता है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, कितना कम रहा है। ये माना जाता है कि वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड में रहता है। तो हमने पहले ही बता चुका है कि बहुत कम जगह है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं और बहुत ज़्यादा जगह पे बहुत कम पॉपुलेशन रह रहा है। वर्ल्ड का जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो 60% पॉपुलेशन कवर करता है और उनमें से 6 कंट्री तो एशिया में ही पाया जाता है। चलिए उसके लोकेशन के बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये पॉपुलेशन पाया जा रहा है। वी विल सी द लोकेशन ऑफ पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन वर्ल्ड मैप। फर्स्ट आपका चाइना, ठीक है, सेकेंड आपका इंडिया हो गया, थर्ड आपका यूएसए हो गया, इसका लोकेशन ये है, फोर्थ इंडोनेशिया है, फिफ्थ ब्राज़ील है, सिक्स पाकिस्तान है, सेवेंथ नाइजीरिया है, एट बांग्लादेश है, नाइन्थ रशिया है और जो 10th है वो है आपका मैक्सिको। सो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका में सिर्फ एक ही कंट्री मोस्ट पॉपुलस कंट्री में टॉप रैंक 10 के अंदर में आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम 6 कंट्री आपका कहाँ पर है, ये एशिया में है और ये एशिया अकेला आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एक लैंड का एक अपना कैपेसिटी होता है, कितना पॉपुलेशन सपोर्ट करेगा। अगर उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रहेगा तो उधर पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। दैट मीन ज़्यादा प्रेशर अगर लैंड के ऊपर होगा, अल्टीमेटली वो ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर दे रहा है, उसके रिसोर्सेज पे भी दे रहा है, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, अलग दस यो सिविक फैसिलिटीज़ जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। देखिए एग्जांपल जैसे कि दिल्ली में डेंसिटी ज़्यादा है, देखिए ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो उस लैंड उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। सो हम बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है असल में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम माना जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने आदमी रह रहे हैं, ज़्यादा है या कम है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर और रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी में क्या डिफरेंट है, असल में हम तो पॉपुलेशन को देख के भी जान सकते थे कि भाई इधर पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इधर पे कम पॉपुलेशन है, लेकिन डेंसिटी का जानना जरूरी है। देखिए आप एक दो प्लेस है, एक आर और एक है एस। अगर हम पहले बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन देखेंगे 30,000 है, इसमें 20,000 है। हाँ हम देख रहे हैं कि इस प्लेस का कम पॉपुलेशन है, लेकिन इससे आप डेंसिटी या आप नहीं कह सकते कि लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, भाई इधर पे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर है, नहीं, क्योंकि उसका एरिया को भी आपको जानना पड़ेगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली हमें डेंसिटी जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जब हम देख रहे हैं कि आर प्लेस का टोटल एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो हम डेंसिटी जब निकालेंगे तो हमें निकल रहा है 300% पर स्क्वायर किलोमीटर। इन एस प्लेस छोटा एरिया है और उसका टोटल डेंसिटी निकल रहा है 400। अगर इसका पॉपुलेशन कम है, फिर भी एरिया कम होने के वजह से डेंसिटी क्या हो गया, हाई हो गया। इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी क्या है, इसका कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लॉट ऑफ लैंड में जो एस प्लेस है उसमें पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, रिसोर्सेस में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो रीजन वाइज अगर हम डेंसिटी देखें वर्ल्ड का, तो पूरे कंट्री को रीजन वाइज 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मोर देन 200%, दूसरा है 51 to 200, 11 to 50, 1 to 10 एंड लेस देन 1। सो जो मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है वो आपका यूएसए, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ये इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप एरिया है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ये भी बहुत डेवलप्ड है। ठीक है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इस तरह से अगर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। तो आप देखिए इसको, सो दिस आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। सो नॉर्थ ईस्ट यूएसए था, यूरोप हो गया, ब्रिटेन, इंडिया, चाइना, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया हो गया, ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। लेकिन सबसे लेस डेंसिटी आपका कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेट होता है।
ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बारिश होता है, या तो टेम्परेचर ज़्यादा है, या तो बहुत ठंडा है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं साइबेरिया में सबसे ज़्यादा, सबसे कम पॉपुलेशन पाया जा रहा है। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, या ये देखिए सहारा डेजर्ट है, तो इधर में पॉपुलेशन कम है। सो इस जगह की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी जो है वो हर जगह अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि 51 तो दो मॉडरेट जो है वो आपका यूरोप में है, स्पेन, फ्रांस, नाइजीरिया में है, ठीक है। सो अब देखिए कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट वाइज आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका कहाँ पर है, मैंने बताया था एशिया में है, ठीक है। सेकंड कहाँ पर है, अफ्रीका में है, यूरोप में है। देन आपका लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड कौन से पार्ट को कहा जाता है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर ओशिनिया है, और इसका डेंसिटी भी अलग है। एशिया में देखिए सबसे ज़्यादा है, दूसरे के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये तो 3 गुना ज़्यादा पाया जा रहा है। इस जगह को इस जगह को कहते हैं लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड, विच इज ऑल्सो इंक्लूड योर मैक्सिको पार्ट, और ये आइलैंड जो कैरेबियन सी में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसका कारण क्या है, इसका क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। बोर्ड एग्जाम में भी यही पूछा जाता है जनरली 5 मार्क्स के लिए। इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड 2 इकोनॉमिकल फैक्टर, और 3 इकोनॉमिकल फैक्टर एंड 2 ज्योग्राफिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल। वाटर रिसोर्सेज जो है वो सबसे एसेंशियल रिसोर्सेज माना जाता है, इसके बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जहाँ पर फ्रेश वाटर मिला जाएगा वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पाया जाता है। वाटर को हम ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सबके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो आप वर्ल्ड के किसी भी रिवर वैली के देखिए वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वही है। जैसे हमारा गंगा पेन हो गया, नाइल वैली हो गया, वांगो हो गया, इन जगह पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म का बात करते हैं। अब लैंडफॉर्म्स एक अनदर फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो प्लेन एरिया है वो एरिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए बहुत इजी है, लेकिन माउंटेन एरिया इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम है, तो आदमी यहाँ पे कम रहता है। उसके अलावा प्लेन एरिया में खेती वगैरह करने के लिए भी आसानी होता है, क्योंकि अवेलेबल आपका ज़मीन होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम पाया जाता है। वर्ल्ड का जितना भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो हमेशा प्लेन एरिया में ही पाया जाता है। इस जगह भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो हमारा लैंडफॉर्म्स इन्फ्लुएंस करता है। अब आपका जो थर्ड फैक्टर है वो है आपका क्लाइमेट। सो एवरीवन वांट टू लिव इन द सुइटेबल क्लाइमेटिक, कंफर्टेबल क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। जहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक होगा, बहुत हार्श क्लाइमेट होगा, वो अनकंफर्टेबल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि यूरोपियन एरियाज, यूरोप में जो आपका ठंडा जगह है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। चलो हम अब वर्ल्ड मैप से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इस जगह को देखेंगे, देखिए ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का एरिया वगैरह हो गया, साइबेरिया हो गया, और इधर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे डेंसिटी में, तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे हर्श क्लाइमेट है, बहुत ठंडा है, इसलिए पॉपुलेशन कम है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कंफर्टेबल है, सुइटेबल है, एंड इस वजह से आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, इधर पे हाई है, ठीक है। सो और दूसरा फैक्टर देखते हैं, जैसे हमने लैंडफॉर्म के बारे में बात किया था। देखिए इधर पे सहारा डेजर्ट हो गया, अब सहारा डेजर्ट के इधर पे आपका कम पॉपुलेशन है। दिस इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, देखिए इधर पे भी कम है, ठीक। अटाकामा डेजर्ट या अमेजोन बेसिन को देखिए, इधर में जंगल है, तो इधर में देखिए आपका पॉपुलेशन कम है। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आपका लैंडफॉर्म्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपका कौन कर रहा है, और एक वो है सॉइल, ठीक है। जहाँ पर सॉइल अवेलेबिलिटी है, फर्टाइल सॉइल है, इन स्पाइट दैट एरिया आइदर इट इज
लिटिल बिट रफ टेरेन, ओके। सॉइल अगर फर्टाइल है तो उधर भी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपका खेती के लिए वो जगह सुइटेबल है। जहाँ पर आपका लोमी फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। In the present time, in the present world, these economic factors also influence population distribution. The first factor is urbanization. तो अर्बनाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्यों? एवरी पीपल वेयर वांट टू लिव इन दोज पर्टिकुलर एरिया वेयर ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा हाई है, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया या मेडिकल फैसिलिटी हो गया, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया। सबसे ज़्यादा तो आपका है इम्पैक्ट करता है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी। अर्बन एरिया में आपका बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो जिसके वजह से ह्यूमन बींग्स या किसी भी रूरल एरिया से आप देखेंगे, इसी वजह से ह्यूमन बींग्स ऑलवेज स्टार्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इंडिया हो या वर्ल्ड केस में हो, रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन कर रहा है, इसका कारण यही है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल फैक्टर है। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मान लेते हैं पहले एक इंडस्ट्री खुल गया, एक जगह पे हमने खोल दिया, किसी भी चीज़ का इंडस्ट्री खोल लिया। अब इधर पे जो लेबर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल लेबर हो, सेमी स्किल लेबर हो, उस लोग अपने क्वार्टर में रहेंगे या रेंट में रहेंगे, ठीक है। अब इन लेबरों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ शॉप खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, इनका फैमिली होगा, इनका बच्चा होगा, उसके लिए स्कूल आएगा, फिर बैंक होगा, मार्केट बैठेगा, स्लोली पॉपुलेशन स्टार्टेड टू ग्रो, ठीक है। पॉपुलेशन इधर पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत ज़्यादा रहा जाता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो है वो मिनरल रिसोर्सेज है। मिनरल रिसोर्सेज जो है, मिनरल डिपॉजिट, वो हमेशा आपका इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, साथ ही साथ माइनिंग को भी अट्रैक्ट करता है। सो माइनिंग के लिए माइनर आएंगे, वर्कर आएंगे, वहाँ पर सेटल होंगे। सो इसी जिस तरह से इंडस्ट्री का फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरह मिनरल्स भी एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर मिल रहा है उस जगह को इन्फ्लुएंस करता है, वो अट्रैक्ट करता है, पुल करता है रूरल एरिया या दूसरे दूसरे जगह से पॉपुलेशन को माइग्रेट करने के लिए, और उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब थर्ड और लास्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर्स में तीन चीज़ हैं, एक है आपका सिक्योरिटी, देन आपका जो एक्चुअली सिक्योरिटी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से होता है, रिलीजन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। अब बात करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी। सभी आदमी वही रहना पसंद करेगा जहां पर उसका लाइफ सिक्योर है। कोई भी आदमी ऐसा जगह नहीं रहना चाहेगा कि उसका कभी भी उसका जान जा सकता है, ठीक है। हम अब वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। द कंट्री लाइक साइरिया, लीबिया, इराक, यमन, ओके, इस कंट्रियों में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता रहता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता रहता है, दो गवर्नमेंट के बीच में या दो पॉलिटिकल पार्टी या दो कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। और आदमी वहां नहीं रहना चाहता, क्योंकि कंटिन्यूअसली वार, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ना डेवलपमेंट हो पा रहा है, ना उनका लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। और यही पीपल क्या करेंगे, माइग्रेट करना शुरू करता है। जैसे लीबिया से हो गया, यमन, इराक से हो गया, ये सब यूरोप की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या के साथ हो रहा है, वो कहाँ पर माइग्रेट कर रहा है, बांग्लादेश, नहीं तो इंडिया में। मैक्सिको से कहाँ माइग्रेट कर रहा है, यूएसए की तरफ माइग्रेट कर रहा है। अनदर एग्जांपल देते हैं इंडिया का ही, जो कश्मीर पंडित कश्मीर से भाग के आ गए थे, वो लोग माइग्रेट कर दिया उधर पे। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आदमी वही रहेगा जहां उसको सिक्योरिटी महसूस होगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर भी बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। वाराणसी को देख लीजिए, जेरूसलम को देख लीजिए, हर ह्यूमन बीइंग वांट टू लिव विद देयर रिस्पेक्टिव रिलीजियस पीपल। सिर्फ रिलीजियस बोल के नहीं, उनका कस्टम हो गया, लैंग्वेज हो गया। आप ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहेंगे जिसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता या आप बोल नहीं पाते। आप ऐसे जगह का सर्च करते रहेंगे जहाँ पर आपके लैंग्वेज के आदमी बिलोंग करते हैं या रिलीजन के आदमी बिलोंग करते हैं, एंड यू विल सेटल ओवर देयर, ओके। एंड इन दिस वे द पॉपुलेशन वेर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब थर्ड का बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का इंडिया का
इंडिया के ऊपर एक बस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी कैनल जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट पे है। सो ये एक्चुअली थार डेजर्ट एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे पहले पॉपुलेशन नहीं रहता था, लेकिन 1950 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से एक कैनल निकालेंगे। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है इंदिरा गांधी कैनल। और जब ये कैनल ग्रो हुआ, ठीक है, डेवलप्ड हुआ, तो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू माइग्रेटेड ओवर हियर, ठीक है, पॉपुलेशन इधर पे क्या होने लग गया, डिस्ट्रीब्यूटेड होना शुरू कर दिया। सो ये एक अनदर फैक्टर है। और एक गवर्नमेंट क्या करता है, जहां पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम है, गवर्नमेंट वहां पर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देता है। सपोज इंडस्ट्री खोल दिया, ठीक है, अलग अलग पॉलिसी खोल दिया, जिससे वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से उस जगह पे अट्रैक्ट कर सके, पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि हर जगह का पॉपुलेशन बैलेंस हो सकता है, ठीक है। सो इधर तक हमने डिस्कस किया है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ठीक है। सो पहले जानना है ग्रोथ। हमेशा याद रखना कि ग्रोथ हम जब सोचते हैं तो हमेशा बढ़ना, लेकिन ग्रोथ का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, ग्रोथ का मतलब असल में चेंज होता है, ठीक है ना। चेंज मतलब क्यों मैंने बोला ग्रोथ नहीं होता, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। पहले बात करते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to change in number of inhabited of a territory during the specific period of time, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, ये एक्स एरिया है, ठीक है, 2001 में इस जगह का पॉपुलेशन मान लेते हैं आपका 1 करोड़, ठीक है। अब 2011 में इस जगह का पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2011 और 2001 के बीच में 20 लैक्स का डिफरेंस है। दैट मीन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इस चेंज को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। और इधर पे स्पेसिफिक पीरियड के टाइम जो बता रहा है, इधर में कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 10 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो जब एक स्पेसिफिक पीरियड में एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया का पॉपुलेशन चेंज होता है, या तो वो बढ़ता है या तो वो कमता है, उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉजिटिव क्या होगा, सपोज 2001 में मैंने जैसे एग्जांपल बताया था 1 करोड़ हो गया, वो बढ़ के कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चेंजेस हुआ है। अगर ये 1 करोड़ से 2011 में 80 लैक्स हो जाता, पॉपुलेशन कम जाता, तो इसको हम लोग कहते निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, पॉपुलेशन को और एक दूसरे तरीके से भी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। वो हम एब्सोल्यूट नंबर में करते हैं या तो हम परसेंटेज में करते हैं। अब एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, एब्सोल्यूट नंबर देखिए एग्जांपल से हम सीखते हैं। 2001 में P1 एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसका पॉपुलेशन आपका था, एक्चुअली ये इंडिया का ही पॉपुलेशन है 2001 में 102 करोड़, और वही बढ़ के 2011 में हो गया आपका 121 करोड़। इसमें टोटल 18 करोड़ 15 लाख का चेंजेस आया है, ठीक है। इस चेंज को हम डायरेक्ट नंबर में बोल रहे हैं, भाई इंडिया का पॉपुलेशन 10 साल में 18.15 करोड़ चेंज हुआ है, हम लोग फिक्स नंबर में बोल रहे हैं। तो ऐसे जब हम बोलेंगे तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप सुनते होंगे शायद से कि यार 6% बढ़ा है, वो एब्सोल्यूट नंबर नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है, रेट बता रहा है, ठीक है ना, एक परसेंटेज बता रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो 2001 का पॉपुलेशन 2011 का जो पॉपुलेशन है उसको माइनस करेंगे 2001 से, और डिवाइडेड बाय 2001 का पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ग्रोथ रेट मिल जाएगा। इसका मतलब 10 साल में हमारा ग्रोथ कितना हुआ था, 17.84%। या तो आप बोल सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ 18.15 करोड़ हुआ था, या तो आप बोल सकते हैं कि 17.84%, दिस इज in percent, that is growth rate and this is absolute number, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज जो है वो एक एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उससे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। अगर पॉपुलेशन सपोज बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डेफिनेटली उधर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो रहा है, डेथ रेट कम है, ये सब फैक्टर उस जगह को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम अलग अलग तरीके से भी मेजर करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का दो और कॉन्सेप्ट है, हम
जनरली कहते हैं कि नेचुरल ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ किसको कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ सिर्फ जब हम बर्थ और डेथ को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम एग्जांपल से हम देखते हैं। सो एग्जांपल 2001 में एक पर्टिकुलर एरिया का टोटल पॉपुलेशन आपका था 20,000। 10 साल के बीच में 2001 से 2011 में बर्थ टोटल उस जगह में हुआ 3,000, डेथ हुआ आपका 2,000, उस जगह पे इन माइग्रेशन हुआ 4,000 और आउट माइग्रेशन हुआ 2,000। लेकिन हम नेचुरल ग्रोथ में जो नेचुरली हो रहा है, बर्थ और डेथ कैसे हो रहा है? नेचुरली हो रहा है। लेकिन माइग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है? माइग्रेशन हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड है। हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। सो नेचुरल में हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे बर्थ और डेथ को। सो बर्थ 3,000 माइनस 2,000, सो कितना का ग्रोथ हुआ? दैट इज पॉजिटिव हुआ, कितना? 1,000 ग्रोथ हुआ। तो ये ग्रोथ को हम लोग कहेंगे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल है। एक्चुअल तब होगा जब हम माइग्रेशन को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये तीनों मिलके ही एक जगह का रियल पिक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे? सेम बर्थ डेथ तो रहेगा ही, लेकिन इन माइग्रेशन को हम लोग ऐड करेंगे एंड आउट माइग्रेशन को माइनस करेंगे, और टोटल चेंज कितना आएगा? 3,000। इसको कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा और एक चेंजेस आता है, शायद से आप किताब में पढ़े होंगे पहले भी, उसको कहते हैं आपका डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इधर पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो 2001 और 2011 के बीच में है, मतलब 10 साल का है। जब 10 साल का हम गैप में निकालेंगे, इसको कहते हैं डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और अगर हम ईयरली निकालेंगे, जैसे 2011 हो गया और नेक्स्ट हो गया आपका 2012, इन दोनों के बीच में अगर हम पॉपुलेशन चेंज को निकालेंगे या फाइंड आउट करेंगे, दिस इज कॉमनली नोन एज एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो हियर वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट वे हाउ वी विल कैलकुलेट द पॉपुलेशन चेंज। वो नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, एब्सोल्यूट नंबर, देन रेट, डिकेडल एंड एनुअल, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। हमारा 3 कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन चेंज का, एक है बर्थ रेट, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है। अभी एग्जांपल में हमने सीखा है किस तरह से बर्थ, डेथ और माइग्रेशन एक जगह का पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग बर्थ के बारे में। असल में उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। वो असल में एक्सप्लेन करता है, आपको बताता है कि एक साल में 1,000 आदमी के बीच में कितना लाइव बर्थ हुआ। जो हम कैलकुलेट करेंगे वो बीआई जो रेफर कर रहा है वो आपका लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर। सपोज मान लो 2019 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 में कितने बच्चे जन्म लिए, फाइन। अब जो पी है, पॉपुलेशन किसका लेंगे? मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन। 2019 का मिड ईयर कौन सा रहेगा? आपका जुलाई, ठीक है। जुलाई का जो फर्स्ट जुलाई में जो आपका पॉपुलेशन होगा उसको हम लोग लेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीबीआर। वही चीज आता है आपका डेथ रेट में भी, सिर्फ हमें इधर में क्या लिखना है? डेथ कितना हुआ है, बस डेथ को चेंज करना है और बाकी सब सेम रहेगा। डेथ रेट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। देखिए पॉपुलेशन सिर्फ बर्थ से नहीं बढ़ता, डेथ से भी आपका, डेथ में भी अगर चेंज होता है तो आपका एक जगह का पॉपुलेशन ग्रोथ या चेंज हो सकता है। अगर बर्थ रेट कम गया तब भी पॉपुलेशन ग्रो होगा, सॉरी, अगर डेथ रेट कम गया तो पॉपुलेशन ग्रो होगा, ठीक है। अगर डेथ रेट बढ़ गया तो पॉपुलेशन क्या हो सकता है? कम सकता है, ठीक है। सो इसीलिए डेथ रेट भी एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है एक जगह का पॉपुलेशन को चेंज करने में, चाहे वो पॉजिटिव के केस में हो या निगेटिव के केस में हो, ठीक है। और यही मॉर्टेलिटी रेट या आपका बर्थ रेट हो एक जगह के बारे में हमें बताता है कि उस जगह पे कैसा है। अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो पक्का उस जगह पे मेडिकल फैसिलिटी कम हो सकता है या सोशल अभी भी बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है। और उसका डेमोग्राफी भी चेंज हो सकता है, फाइन। अब थर्ड फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा माइग्रेशन, ठीक है। अब
माइग्रेशन होता क्या है, सबको पता है, सब लोग सुन रहे हैं भाई ये बंदा माइग्रेट कर रहा है, बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। माइग्रेशन बहुत कॉमन चीज है। कोई भी आदमी, any person, when they move from their origin place to destination place, they are known as migrant, ठीक है। सो एक जहां से आप निकल रहे हैं उसको ओरिजिन प्लेस कहते हैं, और जहां पर आप जाएंगे उसको डेस्टिनेशन प्लेस कहते हैं। और ये माइग्रेशन क्या करता है, एक जगह का पॉपुलेशन या तो बढ़ा सकता है या तो कमा सकता है। जिस जगह से आदमी निकल के दूसरे जगह पे जा रहा है, इस जगह का पॉपुलेशन क्या होगा, कम जाएगा, और इस जगह का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस, ठीक है। पॉपुलेशन सपोज इधर पे बहुत ज़्यादा है, आदमियों को बहुत खाने को नहीं मिल रहा, जॉब वगैरह नहीं मिल रहा, पानी का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, वो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो इस जगह का जो प्रेशर है वो कम जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो माइग्रेशन एक तरह से अच्छा भी है और एक तरफ से खराब भी है। अब टाइप ऑफ माइग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ माइग्रेशन में हमारा बेस्ड ऑन योर टाइम पीरियड, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम दे आर नोन एज परमानेंट। अगर आप परमानेंटली माइग्रेट कर लिए हैं, ठीक है, आपने अपना रेसिडेंस चेंज कर लिया, आप जन्म हुए थे कहीं पे, पढ़ लिख लिए थे कहीं पे, लेकिन आप परमानेंटली आप फिक्स हो गए कहीं पे, आपने जमीन खरीद लिया या फ्लैट खरीद लिया, ठीक है। या तो टेम्पोरली, मैक्सिमम टेम्पोरली आपका जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं 3 साल 2 साल में वो शिफ्ट करते रहते हैं, कोई भी वो जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो टेम्पोरली होता है। सीजनल मैक्सिमम आपका ये प्रैक्टिस करता है जो पेस्टोलिज्म करते हैं या सीजनल वर्क करते हैं। सपोज एक बंदा आपका आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहा है, गर्मी में भी तो चलेगा, लेकिन ठंडे के टाइम में वो क्या करेगा, वो ठंडे के टाइम में दूसरा काम ढूंढ के अलग जगह पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो टाइम के अनुसार ये 3 भाग में डिवाइड है। और प्लेस के अनुसार दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। दैट मीन्स रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। रूरल टू रूरल माइग्रेशन बहुत कॉमन पाया जाता है इंडिया के केस में, यूपी और बिहार में। यूपी और बिहार से गांव से आदमी माइग्रेट करते हैं आपका पंजाब में खेतों में काम करने के लिए, वो भी गांव एरिया है लेकिन वो खेतों में काम करने के लिए उधर माइग्रेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका रूरल टू रूरल। और सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है आपका मैरिज, ठीक है। मैरिज, एक गांव से लड़की दूसरे गांव में शादी होकर चली जाती है, माइग्रेट तो किया, लेकिन वो माइग्रेशन किसके बीच में हुआ, रूरल टू रूरल के बीच में ही रह गया, ठीक है। अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, सिर्फ इंडिया बोल के नहीं, वर्ल्ड में भी सबसे हाईएस्ट माइग्रेशन रूरल टू अर्बन होता है। इसका कारण मेन एक ही कारण है, वो है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी। हमने पहले अर्बनाइजेशन फैक्टर में हमने पढ़ चुका है, हाउ द अर्बनाइजेशन प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल टू अट्रैक्ट द पीपल्स। नेक्स्ट होता है अर्बन टू अर्बन। जो अर्बन में आदमी रह रहा है, सपोज मान लेते हैं कि कलकत्ता में रह रहा है, अर्बन एरिया है, लेकिन उसको अच्छा जॉब मिल रहा है कहाँ पर, दिल्ली में मिल रहा है, मे बी न्यूयॉर्क में मिल रहा है, ठीक है। कलकत्ता से या दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है, लंदन जा रहा है, इसको कहते हैं आपको अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अब जो लास्ट केस है वो बहुत रेयर है, अर्बन टू रूरल। ये जनरली रिटायर लोग करते हैं। अब भाई 60 अबव हो गया, रिटायर हो गया, अर्बन एरिया में रहना नहीं चाहते, पॉल्यूशन वगैरह है, तो वो क्या करेगा, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट हो जाता है। या इस जमीन का कॉस्ट कम है, अर्बन एरिया से रूरल एरिया वेल कनेक्टेड है, बेनिफिट देख रहे हैं रूरल एरिया में रहने से, आपका वेल एनवायरनमेंट मिल रहा है, ऑर्गेनिक खाना मिल रहा है, तो रूरल एरिया में शिफ्ट होते हैं। और वो रूरल एंड अर्बन हमेशा ट्रांसपोर्टेशन से अपना काम में आया जाया करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली एक कंट्री के बीच में, लेकिन इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी तो माइग्रेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है आपको इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बीच में। ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया इंडिया, ठीक है। अब बांग्लादेश से एक आदमी इंडिया में आ गया, ठीक है। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है भाई, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कौन सा था, कौन सा इन था, कौन सा आउट था। सो याद रखना, इमिग्रेशन इज आई फॉर इन, एंड एमिग्रेशन ई फॉर एग्जिट, ठीक है। ये जो ए वाला बंदा है, बी बांग्लादेश से इंडिया में आया, वो बांग्लादेश के लिए क्या हो गया, एमिग्रेशन हो गया, क्योंकि वो एग्जिट हुआ बांग्लादेश से। और इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, वो इंडिया के लिए
इमिग्रेशन हो जाएगा। ऐसे बंदे को हम लोग कहते हैं इमिग्रेंट या एमिग्रेंट। ठीक है, बहुत सारे इंडिया से भी यूएसए में चले जाते हैं, इसलिए उसको इमिग्रेंट बोल के बुलाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है इमिग्रेशन इमिग्रेशन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से एक बंदा जा रहा है भाई, साउथ में जा रहा है या दिल्ली में जा रहा है, आप अगर बोलेंगे इमिग्रेशन या इमिग्रेंट बोलेंगे तो ये गलत है, क्योंकि वो इंडिया का ही सिटीजन है, तो वो इमिग्रेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब जो माइग्रेशन है उसको भी कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये बहुत कॉमन फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर आप बोल सकते हैं। पुश फैक्टर का जो ऑपोजिट है वो पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर में आपको कोई इधर से धक्का दे रहा है, पुल फैक्टर आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है आपको। सो क्या क्या फैक्टर आता है जो जिसके वजह से एक आदमी एक रीजन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाता है। सबसे पहला रीजन है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा पोर कंडीशन ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक। देखिए नेचुरल डिजास्टर जो जिस जगह पे हमेशा अर्थक्वेक या सुनामी इस तरह से आता रहता है, हर साल उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक लॉस या लाइफ लॉस हो रहा है, तो वो आदमी उधर में नहीं रहना चाहेगा। जैसे कहीं पे ड्राउट हो गया, ठीक है, अकाल पड़ गया, फ्लड हो गया, सो दे डोंट वांट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे विल मूव टू अनदर प्लेस इन सर्च वेयर दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर सिक्योर। ठीक है, और जो और एक फैक्टर है वो है आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, और इसका जो ऑपोजिट हो जाता है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का बेटर जॉब, लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी, प्लेजेंट क्लाइमेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सब फैक्टर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्बनाइजेशन किस तरह से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेटर जॉब फैसिलिटी है, लिविंग कंडीशन है। ठीक है, और पॉलिटिकल टर्मोइल जो अनस्टेबिलिटी है, तो आदमी कहाँ जाएगा जहाँ पर सिक्योरिटी है, पीस है, जहाँ स्टेबिलिटी है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज इन्फ्लुएंसिंग द माइग्रेशन। तो एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द माइग्रेशन। चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।